सुप्रीम लीडर, अभी हमने वो स्क्वायर देखा जहाँ पे उनका वो जो हाथ इस तरह बंद मुट्ठी थी जी, वो एक अलामती तौर पे वो दिखाई गई। और जब उनका जस्ते खाकी मिला तो उस पर वो शेर याद आता है कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो वही बात हुई, उनका वो जो इस तरह बंद हाथ है, मैं वो विजुअल्स कितने पावरफुल हैं। फिर उस स्क्वायर में हमने ये भी देखा कि एक बैनर की जगह है और वो बैनर तब्दील होता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है हालात की और एक मैसेज होता है वर्ल्ड को। तो आज क्या, आज के दिन क्या मैसेज है, उसमें एक इलस्ट्रेशन है करबला में हजरत इमाम हुसैन के खैमे की। हाँ वो नजर आ रहे हैं। उसमें बैठे हुए हैं उनके तमाम 72 रफीक, और बाहर ईरानी कौम भी खड़ी है और IRGC भी खड़ी है और वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की जो तदफीन है, जो उनकी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरी दुनिया से वफूद है, मंदूबीन है, जिन्होंने सुप्रीम लीडर को खिराज तहसीन पेश किया। इस सारे मामले में आज यूनिक चीज़ क्या थी, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने और मखदूम शहाबुद्दीन ने पूरा तेहरान घूमे, 12-13 घंटे सर्व किए और चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह न सिर्फ जानी नुकसान हुआ ईरान का, बल्कि ईरान की तरक्की, पेशरफ्त और जो मुख्तलिफ फील्ड्स में ईरान तरक्की कर सकता था, उन चीज़ों को हिट किया गया। शाहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस विज़िट में भी साथ हैं। क्या देख रहे हैं? एक ईरान वो था कि जो आपके जहन में था, तख़य्युल में था, पढ़ते थे, ख़बरें सुनते थे। एक वो है जिसको आज आपने अपनी आंखों के कदर साथ देखा है, ऑब्जर्व किया है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा नैरेटिव तो ईरान के हवाले से या किसी भी मुल्क के हवाले से हमारा नैरेटिव वही होता है जो मीडिया प्रोजेक्शन होती है, ये जो वेस्ट एक नैरेटिव बना देता है ना। तो ईरान के हवाले से ये है कि ये इंतहाई हाईली सैंक्शनड है जी, यहाँ पे पता नहीं कोई तहजीब याफ्ता दौर से पुराना कोई निज़ाम चल रहा होगा। बल्कि जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ ईरान की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और हर वो चीज़ वेस्टर्न स्टैंडर्ड से बेहतर है या उसके लेवल पे है। ये मेरा नैरेटिव जब मैं रशिया गया तब भी तब्दील हुआ। ईरान के लिए तो नैरेटिव उसी वक्त तब्दील हुआ, बल्कि हम जहाज़ में जब मौजूद थे मैंने इनकी एयरलाइन देख के ही कहा कि आधा नैरेटिव तो यहीं पे तब्दील हो गया है। बाकी जब हम ईरान आए तो हमें यहाँ पर भी हमने जब देखा, और एक और चीज़ जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, हमने पहले एक अस्पताल का दौरा किया जिसको जंग के पहले दिन हिट किया गया। हमने एक स्कूल को देखा जिसमें जो स्कूल का टाइटल था, जो उस स्कूल का नाम ये है कि ये जीनियसेस के लिए, इंतहाई ज़हीन लोगों के लिए जो साइंसदान पैदा करता है। अच्छा, फिर उसके बाद AI रिसर्च सेंटर जो तकरीबन जिसमें इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ शरीफ यूनिवर्सिटी उसे चला रही थी और $28 मिलियन का इक्विपमेंट था उसमें, जो पूरा फिर ढांचा बन जी, चुका था। और ये तो वो जगह जो हमने खुद जाके अपनी आंखों से देख ली ना। फिर जो ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर है, फिर यहाँ पर जब मैंने रिसर्च की मुझे पता चला कि 10 दुनिया के मुल्क सिर्फ ऐसे हैं, स्पेस में कोई अपनी सैटेलाइट भेज देता है, कोई कंपोनेंट किसी से खरीद के, कोई चीज़ किसी से खरीद के अपनी बना के। ईरान दुनिया के उन 10 ममालिक में है जो स्क्रैच से एक एक कॉम्पोनेंट, उसकी प्रोडक्शन, उसका डिज़ाइन, उसकी लॉन्चिंग उसमें खुद कफील है। यानी दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में ये स्पेस टेक्नोलॉजी में था, और अमेरिका और इसराइल ने ईरान की स्पेस सेंटर, रिसर्च सेंटर को भी उड़ा दिया। मतलब इससे ये अंदाज़ा होता है कि ईरान के सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं, ये स्पेस सेंटर, AI सेंटर, स्कूल्स, रज़ा बच्चा अस्पताल, और वो रज़ा बच्चा अस्पताल भी टेक्नोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे IVF और जो इनफर्टिलिटी है, जो औलाद का ना होना है, उस पर रिसर्च हो रही थी। तो वो भी अगर हम देखें तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं, वो एक रिसर्च सेंटर भी था। वहां पे पता नहीं क्या बड़ी पेशरफ्त होने जा रही थी या कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन ईरान लाने जा रहा था। ये तो अब बाद के सवाल है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ईरान के अंदर एक तो हमने ये देखा, दूसरा आप भी बड़े हैरान हुए और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पर कैंप और खैमे लगे हुए थे। अच्छा, हमें लगा, ऑनेस्टली मुझे शुरू में ये लगा ठीक है जी, जनाजे के दिन है, लोगों ने यकजहती के लिए निकल आए होंगे। हैरत की इंतहा नहीं रही जब हमारे साथ लोग लोकल्स मौजूद थे और जर्नलिस्ट भी मकामी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये जिस दिन जंग हुई है उस दिन से ये औरतें, बच्चे और आम लोग ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के हर गली कूचे में, हर चौक चौराहे में जी कैंप लगा के बैठे हुए हैं। आप अंदाजा करें ना एक कौम की रेजिलियंस का, कि ऊपर आपके बम चल रहे हैं, आपके मुल्क के पास एयर डिफेंस है कोई नहीं, ठीक है, आपके मुल्क के ऊपर मिसाइल, ड्रोन्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन और हाईली सोफिस्टिकेटेड F-35 आते हैं और बमबारियां करके चले जाते हैं। इनिशियल डेज तो जंग के ऐसे ही थे ना, उसके बाद ईरान ने कुछ सरप्राइजेस दिए, वो एक अलग कहानी है, अचानक से क्या हो गया। लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे मौजूद है, लोग छुप नहीं रहे। खौफ नहीं है, डर नहीं है। लोग, आपने देखा कि
जिंदगी उसी तरह रवां दवा है। दवा, और लोग 120 दिन से ज्यादा, मैं अभी तो चले जंग बंदी हुई है ना, अभी बाहर होना अलग बात है भाई, ये उस दिन भी बैठे थे जिस दिन बमबारी हो रही थी। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम बैत रहबरी, जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर का घर कहा जाता है, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि वो किसी बंकर में छुपे हुए थे, वो किसी हमने कैमरे, आपने देखा ना, याद होगा कैमरों में जो हमने उसकी जो है ना वहाँ से हमने नोटिस किया था और वहाँ से लोकेशन ट्रेस की थी। आज आप उस घर के दरवाजे तक गए, गो के वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी थोड़ा सा हमें चंद फरलांग पर आपको मौका मिला, आपने उस शख्स से भी इंटरव्यू किया जो बैत रहबरी है। क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में आपने देखा, एक ट्रंप का नैरेटिव था और एक ये हकीकत सामने आई? मैं यकीन माने नादिर भाई, बड़ा हैरान हुआ, आप भी साथ ही मौजूद थे जब हमने उनके हमसाए और खिदमत गुजार का इंटरव्यू किया। एक तो वो नैरेटिव ख़त्म हो गया जिस नैरेटिव में हमने ये देखा था और कहा जाता था कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में मौजूद थे। वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में किसी आम जगह पर भी नहीं, वो जगह जिधर सबको पता है कि वो उनका घर है, वो अपने घर में मौजूद थे। और मकामी लोगों को ये लगा शुरू में जब धमाके हुए, तो वो कहता है कि हमें दिल में एक आस थी कि इतना रिस्क है, सुप्रीम लीडर तो इधर होंगे ही नहीं, वो तो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है कि उन्हें पता हो कि इसराइल और अमेरिका आ रहे हैं और वो इधर ही बैठे हो। अच्छा, वो जो और उन्हें ये लगा, उस शख्स ने ये कहा, हमें ये लगा शायद मशहद में होंगे, कुम में होंगे, या तेहरान में किसी बंकर में ना भी हों। एक इलाका बताया था जमकरान, जमकरान का थोड़ा बताऊं कि मस्जिद है बेसिकली, एक मस्जिद, उसकी खास निस्बत है। उनको लगा क्योंकि माह रमज़ान है और हर साल वो सुप्रीम लीडर जो थे, मतलब जंग तो नहीं होती थी, आम रूटीन के दिनों में वहाँ पे लाजमी हाज़िरी देते थे। उनके गुमान में था कि मुमकिन है कि उस मस्जिद में वो इन मखसूस ख़ास अयाम में इबादत के लिए गया हो। बिल्कुल, और इसके बावजूद उनका वहाँ पर मौजूद होना, और फिर उसने बताया कि जो सुप्रीम लीडर हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर महफूज मकाम पे मुझे मुंतकिल करना है, ईरान के एक एक शहरी को अगर महफूज मकाम पे मुंतकिल कर सकते हो, तो जब आखिरी बंदे को कर दोगे तो मैं भी चला जाऊँगा। और यही बात आपको पता है ना कि वो जो ईरान के डॉक्टर अली लारिजानी साहब शहीद रहे जी। और एक और चीज़ है, मुझे वो शेर याद आ गया कि सुप्रीम लीडर, अभी हमने वो स्क्वायर देखा जहाँ पे उनका वो जो हाथ इस तरह बंद मुट्ठी थी जी, वो एक अलामती तौर पे वो दिखाई गई, और जब उनका जस्ते खाकी मिला तो उस पर वो शेर याद आता है कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो वही बात हुई, उनका वो जो इस तरह बंद हाथ है, मैं वो विजुअल्स कितने पावरफुल हैं। फिर उस स्क्वायर में हमने ये भी देखा कि एक बैनर की जगह है, और वो बैनर तब्दील होता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है हालात की और एक मैसेज होता है वर्ल्ड को। तो आज क्या, आज के दिन क्या मैसेज है, उसमें एक इलस्ट्रेशन है करबला में हज़रत इमाम हुसैन के खैमे की। हाँ, वो नज़र आ रहे हैं। उसमें बैठे हुए हैं उनके तमाम 72 रफ़ीक, और बाहर ईरानी कौम भी खड़ी है और IRGC भी खड़ी है, और वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम आज भी करबला के लिए तैयार हैं और आज भी हम यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। वो तादाद कम है, आप वो रिप्रेजेंटेशन, अंदर 72 हैं तो हम बतौर कौम आ गए, हम बतौर कौम आ गए, हम तादाद और वसाइल में आज भी कम होंगे। कम है ना, ऑन पेपर तो देख लें कम है, जो एक रियलिटी है। और मैं आपको ये बताऊं, इस पूरी जंग के दौरान एक जर्नलिस्ट होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ ढूंढता है। मुझे अगर ये आप बताएं कि जी ईरान के ऊपर बमबारी हो गई, तेहरान में तबाही हो गई, मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं था। मुझे अगर आप ये बताएंगे कि अमेरिका का त्यारा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो गुरूर किसका टूटा, वो नैरेटिव किसका टूटा, वो जंग के अंदर टेबल्स किसने टर्न की। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है ना, वो एक मुहावरा है कि आप कहते हैं कि डिफरेंट चीज होनी चाहिए ना, खबर के लिए क्वालिफाई वो करती है जो रोजमर्रा की बात हो, जो अंडरस्टूड बात हो, दैट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, एंड इफ इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, इट इज नॉट अ पीस ऑफ न्यूज फॉर मी। सो इस पूरी जंग में सरप्राइज तो ईरान ने दिए, बल्कि ट्रंप से भी स्विट्जरलैंड में एक जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा, वाइज मैन वंस सेड that Iran never lost on negotiating table. So do you think this time they would win on the negotiating table as well? तो ट्रम्प ने कहा, who said that? रिपोर्टर ने कहा, you said that. तो 2020 के जो पहले की आसी जब वो JCPOA और बाकी ओबामा मुज़ाकरात कर रहा था, तो ईरान ने 3 चीज़ें की हैं। एक, मिलिटरली जंग लड़ी, दूसरा ईरान ने हर मौके पर मीडिया नैरेटिव की जंग नहीं हारी, आखिरी ज़रब और आखिरी वार ही नहीं कर रहा है। अच्छा, वसाइल इतने न होने के बावजूद एक तरफ सुपर ताकत है, आखिरी सवाल, अमेरिका है, इसराइल है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वसाइल है,
हर चीज़ की बहुतात है। दूसरे मद्दे मुकाबले ईरान है जो ताकत में हर चीज़ में कम है, लेकिन उसका मतलब है कि मीडिया देखें, उसके मैसेज में पावर देखें, एक जुमला लिखते हैं और वो मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों में उतर जाता है। एग्जैक्टली और मैं ये समझता हूँ कि तेहरान आकर अभी तो इट हैज़ बीन अराउंड, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 24 आवर्स इन तेहरान। एयरपोर्ट से आते हुए भी कुछ मनाजिर देखे, आज 12 घंटे हमने विटनेस किया। अभी तो कल असल गेम पड़नी है ना, जब ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स के दरवाजे आवाम के लिए खुलने। आज का दिन तो फॉरेन डिग्निटरीज़ के लिए था। तो जो हिस्टोरिक विजुअल्स कल हमने देखने हैं, जो हमने विटनेस करने हैं और अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने हैं, जो तैयारियों से एक जर्नलिस्ट को अंदाज़ा हो जाता है ना, हम इमोशंस और एसोसिएशंस को पीछे रख के आई थिंक हमें जेन्युइन बात करनी चाहिए जो हमने ऑब्जर्व किया। दैट इज़ वाई वी आर हियर। वरना यही खबर हम घर बैठे इस्लामाबाद में भी दे सकते हैं। आज पूरा दिन ख्वारी करने के बाद थके हुए हैं हम, लेकिन हम वो थकावट को और पूरे दिन के जो हमने ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें अगर हम 10-12 मिनट में आवाम के सामने 12 घंटे को रखना चाह रहे हैं तो ये आंखों देखा हाल है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट टू योर व्यूअर्स कि मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया, एंड जेन्युइनली एग्जैक्टली मैंने अनफिल्टर्ड आपके साथ। लास्ट क्वेश्चन, मैं सऊदी अरब से भी डेलीगेशन है, बाकी ममालिक से भी, क्या डिफरेंट देखा आपने? डेलीगेशंस में हाँ हाँ, देखिए, सऊदी डेलीगेशन ने सरप्राइज दिया है। कतर और ओमान अरब्स में से उनके डेलीगेशन एक्सपेक्टेड थे, सऊदी डेलीगेशन भी पहुंचा है और वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है और मिडिल ईस्ट ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अरब मुल्कों में से कम होगा, क्योंकि इन अरब्स को पता लग गया है कि अमेरिका के बेसिस एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है, वो दर्दे सर हैं। उन्हें बचाना नहीं है, उन्हें खराब करना है, नुकसान तबाह करना है। तो अब ये सऊदिया का वफ्द का आना भी, वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में जाते मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पाकिस्तान से आए हुए जितने भी सहाफ़ी हैं, नाम भी बता देते हैं, चाहे वसीम बादामी हो या हमारे अनस मलिक साहब हो, बाकी तो सब मौजूद हैं, कवरेज कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ जो शहाब और नादिर बलोच आपको स्क्रीन पर देगा, इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव चीज़ें होंगी। आपने हमारे साथ रहना है और इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़। एंड तक कमाल नहीं करके भाईजान।